नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। इस वक्त की बड़ी खबर, एनटीटी शिक्षकों की भर्ती को लेकर पेंच फंसने के पूरे आसार हैं। दरअसल इन शिक्षकों की भर्ती में हिमाचल को केंद्र की शर्तों का पालन करने के निर्देश मिले। केंद्र सरकार ने नर्सरी शिक्षक भर्ती में 1 वर्ष का कोर्स किए अभ्यर्थियों को छूट देने से इनकार कर दिया है। ब्रिज कोर्स से भी इनकार किया है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बैठक में कहा कि आंगनवाड़ी के लिए कोई कोर्स उनके पास नहीं है, ऐसे में छूट नहीं दी जा सकती। शिक्षा विभाग में 4700 पद नर्सरी शिक्षकों के भरे जाने हैं। एनसीटीआई ने कहा है कि भर्ती में कानूनी विवाद से बचने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 2 साल का कोर्स शुरू करवाएं। केंद्र के इनकार के बाद अब भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार कम हैं। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे साथी राजेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, बड़ी खबर आ रही है, एनटीटी शिक्षकों को लेकर इनकी भर्ती लटक सकती है। बिल्कुल बड़ी खबर है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की तरफ से अधिकारी गए थे। पहले पंजाब का मॉडल स्टडी किया गया था, किस प्रकार से एनटीटी वहां पर लागू किया गया है। इसके बाद फिर केंद्र की एनसीटीसी के अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई और बैठक में स्पष्ट केंद्र के अधिकारियों की तरफ से कह दिया गया है कि पूरे देश में एक ही नियम नर्सरी टीचर्स के लिए हो सकते हैं, अलग राज्यों में अलग नियम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फंड इस योजना के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जारी है और पूरे भारत में ये योजना लागू है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी वही नियम लागू होंगे जो पूरे देश में नियम लागू हो रहे हैं। और पूरे देश में केवल 2 वर्ष का जिन्होंने डिप्लोमा किया है नर्सरी टीचर्स ने, उन्हीं को पात्र माना जाएगा अभ्यर्थी के तौर पर। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार कोशिश कर रही थी कि जो 1 साल का डिप्लोमा जिन नर्सरी टीचर्स ने किया है उनको भी पात्र माना जाए। इसके अलावा आंगनबाड़ी में अध्यापिकाएं जो बच्चों को पढ़ाती हैं उनको भी कुछ % कोटा फिक्स किया जाए इसमें, ताकि इन दोनों को बाद में ब्रिज कोर्स करवाया जा सके और उसके बाद फिर इनको ड्यूटी ज्वाइन करवाई जा सके, या फिर तैनाती के दौरान ही इनको ब्रिज कोर्स करवाया जाए। ये प्रपोजल हिमाचल सरकार की तरफ से था और लगातार कोशिशें भी हिमाचल सरकार की तरफ से थी। पिछले दिनों हमने देखा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर दिल्ली गए थे, उन्होंने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की थी। हालांकि उस दौरान पॉलिटिकल क्लास से केंद्र से आश्वासन मिला था और उम्मीद जगी थी कि हो सकता है हिमाचल प्रदेश को रियायत मिल जाए। लेकिन जब नियमों की बात आई, अधिकारियों की बात आई, बैठक हुई और बैठक में ये तय हो गया कि पूरे देश में एक ही नियम होंगे, हिमाचल प्रदेश के लिए अलग से प्रावधान नहीं होगा। तो बड़ा झटका हिमाचल प्रदेश सरकार को हम कह सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से ये भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। पिछले हम कह सकते हैं 3 सालों से ये लगभग ये भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है और हजारों का फंड इसमें लैप्स हो चुका है। 4700 टीचर्स इसमें भर्ती किए जाने थे, नर्सरी टीचर्स, लेकिन अब ये मामला लटकता जा रहा है। राजेंद्र, आपने जिक्र किया कि 4700 पद जो है वो भरे जाने थे नर्सरी टीचरों के, शिक्षकों के। अब जब केंद्र से इस तरह की रुकावट आ गई है तो राज्य सरकार इसमें क्या कदम उठा सकती है? क्या इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज हम पहले तो लिस्ट वेरीफाई करनी होगी कि हिमाचल प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहां से डिप्लोमे किए हुए हैं और क्या वो 2 वर्ष के डिप्लोमे जो केंद्र की गाइडलाइन है उनके तहत मान्यता प्राप्त हैं उनके संस्थान या नहीं। पहले हम उनकी भर्ती हिमाचल सरकार कर सकती है अगर जल्द से जल्द हिमाचल सरकार भर्ती करना चाहिए। और दूसरा जो परमानेंट रास्ता है वो यही है कि हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा विभाग की डाइट्स हैं उनमें कोर्स शुरू करवाने होंगे। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि बड़ी संख्या में टीचर चाहिए होंगे, तो फिर प्राइवेट में भी ये कोर्स इंट्रोड्यूस करने होंगे 2 साल के। लेकिन शुरुआती तौर पर डाइट में टीचर्स को ट्रेनिंग अब हिमाचल सरकार को करवानी होगी। और इसके अलावा जो मान्यता प्राप्त संस्थानों से जिन नर्सरी टीचर्स ने 2 वर्ष के कोर्स किए हुए हैं उनको फिर तैनाती दी जा सकती है। सबसे जो जल्दी वाला रास्ता है वो फिलहाल यही दिख रहा है। लेकिन अगर तमाम चीज़ों को ध्यान में रखें तो फिर ये मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सोमवार को बैठक हिमाचल में प्रदेश सचिवालय में होगी। जो अधिकारी केंद्र में गए थे, जिन्होंने केंद्रीय अधिकारियों से मुलाकात की और बैठक की है, वो इस पूरी बैठक का
इसका ब्यौरा सोमवार को प्रदेश सचिवालय में प्रदेश सरकार को देंगे और फिर उसके बाद हो सकता है कैबिनेट में ये मैटर जाता है या फिर पूरे विचार मंथन के बाद ही प्रदेश सरकार अगला कदम उठाएगी कि अब आगे क्या करना है। क्या जो 2 वर्ष का डिप्लोमा जिन्होंने अन्य राज्यों से किया है वो उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उनको तैनाती दी जाएगी या फिर हिमाचल सरकार निर्णय लेगी कि डाइट में ही 2 वर्ष का डिप्लोमा शुरू किया जाए और उसके बाद जो बैच निकलता है उनको तैनाती दी जाए, क्योंकि मामला कोर्ट में फंसने की आशंका भी रहती है। तो ऐसे में जो सबसे सेफ रास्ता अभी तक उसको लेकर सरकार चलेगी। चलिए, बिल्कुल राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 को लेकर भूतपूर्व सैनिक 1 दिन का उपवास रखने वाले हैं। ऊना, बिलासपुर, किन्नौर समेत पूरे हिमाचल में कई जगहों पर एक साथ प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ये भूतपूर्व सैनिक शहीद स्मारकों, जिला सचिवालय परिसर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अपना विरोध जताएंगे। इन भूतपूर्व सैनिकों की मांग 1 रैंक 1 पेंशन और वेतन विसंगतियों को दूर करने की है। तो इस मामले पर भी हमारे साथी बने हुए हैं। इस पर भी एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर फिर से एक एहतजाज शुरू होने वाला है। भूतपूर्व जो सैनिक है वो 1 दिन का उपवास रखने वाले। राजेंद्र, तो ये उपवास कब से शुरू होगा और कब से ये प्रदर्शन होने वाला है? आज हम बिल्कुल दोबारा से ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे ही OROP की दूसरी नोटिफिकेशन केंद्र की तरफ से जारी होती है, जनवरी महीने में ये नोटिफिकेशन जारी हो गई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सिपाही से लेकर हम कह सकते हैं जूनियर कमांडेंट तक के रैंक के जो अधिकारी हैं इन सब कैटेगरीज में रोष आ रहा है, क्योंकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस कैटेगरी को फायदा होगा, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। जो इन सेवानिवृत्त सैनिकों का कहना है, इनका कहना है कि सिपाही से लेकर जूनियर कमांडेंट तक के जो रैंक के अधिकारी हैं उन सबको जो दूसरी अधिसूचना जनवरी महीने में केंद्र की तरफ से जारी हुई थी OROP को लेकर, उसमें लाभ नहीं हुआ है। हालांकि ऑफिसर्स रैंक के जो अन्य सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनको इसमें बड़ा अच्छा खासा लाभ हुआ है। अब उनकी तरफ से कोई रोष नहीं है, लेकिन जूनियर कमांडेंट से लेकर सिपाही तक के सेवानिवृत्त सैनिकों में खासा रोष इसको लेकर है और लगातार विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला लगा था और सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़ न्यायाधीश थे, उनकी सुनवाई हुई थी, उनके बेंच में ये मामला लगा था और आदेश भी उनकी तरफ से केंद्र सरकार को दिए गए थे। अब लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं हो पाई है, जिसके बाद रोष सैनिकों में है, भूतपूर्व सैनिकों में है, हिमाचल प्रदेश में भी, क्योंकि बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में सैनिक हैं और अब अगर हम कहें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय सेना में हिमाचल प्रदेश के जवानों का भी है। हालांकि जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की बहुत कम है, लेकिन शहादत के जो चर्चे हैं और जो गाथाएं वो बहुत बड़ी है। तो ऐसे में अब रोष प्रदर्शन इन सैनिकों की तरफ से किया जा रहा है। चाहे ऊना की बात हो, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, तमाम जिलों में ये आज उपवास सैनिकों की तरफ से रखा जाएगा और लगातार इनकी मांग यही है कि ये भेदभाव जो किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जिस प्रकार की बातें 2014 में कही गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और समान रूप से सभी को, चाहे वो अधिकारी है या फिर सिपाही है, सभी को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। तो प्रोटेस्ट हिमाचल प्रदेश में भी है। अब देखना ये होगा कि कितना लंबा ये प्रोटेस्ट चलता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। तो फिर विपक्ष भी कोशिश करेगा कि इस मुद्दे को बुलाया जाए लोकसभा चुनावों में। फिर क्या केंद्र को स्ट्रैटेजी अपनाता है, किस प्रकार से इस इशू को सॉल्व किया जाता है, ये बड़ा विषय है देखने के लिए। और आज उपवास जरूर पूरे प्रदेश में है। भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से जो यूनियन छोटी छोटी बनाई गई हैं उनकी तरफ से ये आज आह्वान किया गया है। अब इसके बाद क्या रुख इनका रहता है ये देखना होगा, क्योंकि पूरे देश में ये कॉल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। चंबा के वार्ड मुगला के गांव किन्होई में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। गांव में लोगों को कई बार दिन में तेंदुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से दोपहर के समय भी लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गांव में स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मां बाप को उनके साथ जाना पड़ रहा है।
हालात ये हैं कि अब तेंदुआ घरों के आसपास भी दिखने लगा है, जिससे लोगों को अपने बच्चों को घर के अंदर ही रखना पड़ रहा है। साथ ही मवेशियों की भी सुरक्षा की चिंता हमेशा बनी रहती है। तेंदुए के साथ 3 छोटे बच्चे भी हैं। ऐसी स्थिति में वो तेंदुआ लोगों के लिए और भी ज्यादा खतरा बन गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई है। में बाघ आया है और उसके 3 बच्चे हैं और हमें कहीं जाना होता है तो हमें डर लगता है। हमें बड़ों के साथ जाना पड़ता है। स्कूल भी जाना हो तो हमें मम्मी पापा के साथ जाना पड़ता है और हमें डर भी लगता है। हमें खेलने भी नहीं देते हैं, बोलते हैं बाहर बाघ है, अंदर बैठ जाओ। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें पकड़ के कहीं दूर जंगल में छोड़ा हो। यहाँ पे अभी बाघ आया हुआ है, हमें यहाँ पे बहुत खतरा है। 3 बच्चे के साथ वो देखी हुई है। हमारे प्रशासन से यही होगा कि इन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। 2-3 आदमी साथ में हो तभी आ सकते हैं, वरना अकेले आना यह मुश्किल है। दिन में भी अब चलना मुश्किल हो गया है। बाघ का यहाँ बहुत खतरा है। 2 बार मारा, 1 बार अभी कुत्ता भी ले गया है। और साथ में छोटे छोटे बच्चे बुच्चे में ही अपने भी, तो आने जाने का मुश्किल हो रहा है। मेरा नाम रणवीर है, मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रणवीर है, मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ। आजकल हमारे गांव में बाघ आए, हमें आने जाने में बहुत डर लगता है। मेरे दादू ने बाघ देखा है, उसके साथ 3 बच्चे भी थे। स्कूल जाने में हमको डर लगता है और हमारे मम्मी पापा हमको छोड़ने जाते हैं। हम चाहते हैं कि इन बाघ को पकड़ के कहीं दूर जंगल में छोड़ें। सरकार की जायका परियोजना ग्रामीण महिलाओं के लिए आमदनी के साथ साथ आत्मनिर्भरता का साधन बन रही है। मंडी के साथ देश के अन्य जिलों में शादी समारोह या फिर बड़े आयोजनों में टौर के पत्तों से बनी पत्तलों पर खाना परोसा जाता है। मंडी की बहुत सी महिलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी टौर के पत्तों की पत्तलें बनाने का पारंपरिक कार्य करती आ रही हैं। जायका परियोजना के तहत अब इनके पारंपरिक कार्य को आधुनिकता के साथ करवाने का कार्य शुरू किया जा रहा है और महिलाओं और स्वयं सहायता समूह को पत्तलें बनाने की मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, जिसकी वजह से महिलाएं मशीनों के माध्यम से पत्तलें बनाती हैं। मशीन से बनी पत्तलों को अच्छे दाम भी महिलाओं को मिल रहे हैं और साथ ही वेस्टेज भी कम हो रहा है। महिलाओं की माने तो अब उन्हें अधिक आमदनी हो रही है और आधुनिक तरीके से बन रही पत्तलों की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। हमें फ़िलहाल में ये अभी जायका प्रोजेक्ट से हमें मशीन मिली है और पहले हम ऐसे हाथ से पत्ता लगाते थे और अब हमें जब मशीन मिली है तो अब हम मशीन से पत्ता लगाते हैं। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा है और जो हमारे ग्रुप की महिलाएं हैं उनको भी जायका प्रोजेक्ट वालों की तरफ से काफ़ी आर्थिक मतलब पैसे कुछ भी मदद काफ़ी मिल रही है और हमें भी खुद बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये पत्तल लगाना, मशीन में पत्तल लगाना, हमारा इसमें हमें ये बेनिफिट है कि हमारा 4 रुपये के हिसाब से जाती है ये पत्तल। डिस्पोजल में अब इसमें प्लास्टिक लगा होता है जो हमारे हाथ से मशीन पे बनवाते हैं। इसमें हमारा जो है टौर का पत्ता लगा होता है। इसमें यही खासियत है क्योंकि भाई लोग टौर के पत्तों पे खाना अच्छा सुनते हैं, तब जाके हमने जो है ये किया। इसमें जो कि मुख्य उद्देश्य जो है वो सस्टेनेबली डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबली जो है हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को जो है इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके साथ साथ में जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के कार्य भी हम कर रहे हैं। क्योंकि ये एक बायोडिग्रेडेबल और नॉन प्लास्टिक की बनाई हुई चीज़ है तो इसकी बाकी मार्केट में भी काफ़ी डिमांड है। तो इससे इस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने जो कि हमारे कटौला में हमने 2 मशीन्स प्रोवाइड की हैं वो काफ़ी अपना रोज़गार भी लेडीज़ ले रही हैं और साथ ही साथ जो है ये वनों से उनको जो है एक संपत्ति जो है वो मिल रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं से आम जन के साथ संपर्क बनाने का आह्वान किया।
मनाली में बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान का आगाज किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लोगों को बीच जाकर उन्हें मोदी सरकार के 9 सालों का कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी की ओर से देश भर में पार्टी के बूथ को मजबूत करने का शानदार काम किया जा रहा है। बिलासपुर के झंडुता में इंटक ने अपनी मांगों को लेकर निकाली रैली। इस दौरान इंटक के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू में बनेगा नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे शिलान्यास। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है देहरा से। देहरा के बलियाड़ा में हर्ष फायरिंग का मामला। बहन की शादी में भाई ने की थी हर्ष फायरिंग में चाचा को लगी थी गोली कांड में चाचा की हुई मौत। चंडीगढ़ पीजीआई में चल रहा था इनका इलाज। सोमवार की रात को की गई थी हर्ष फायरिंग। बहन की शादी की खुशी में 18 वर्षीय भाई ने किया था फायरिंग। सोमवार रात को बारात के साथ मिलने के रस्म के समय में अपने पिता के लाइसेंसी बंदूक से उन्होंने फायरिंग की थी। फायरिंग पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा था इलाज। रात को चाचा ने तोड़ा दम। बलियाड़ा गांव में गम का माहौल, शादी की खुशी को लगा ग्रहण। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर हर्ष फायरिंग मामले में चाचा जो जख्मी थे उनकी मौत हो गई है। तो मामला देहरा का है। देहरा के बलियाड़ा में हर्ष फायरिंग का मामला। बहन की शादी में भाई ने की थी हर्ष फायरिंग में चाचा को लगी थी गोली कांड में चाचा की मौत। चंडीगढ़ पीजीआई में चल रहा था उनका इलाज। सोमवार की रात को की गई थी हर्ष फायरिंग। बहन की शादी की खुशी में 18 वर्षीय भाई ने की थी हर्ष फायरिंग। और इस पर हमारे साथी विजेंद्र साकी मौजूद है, ब्रिजेश्वर साकी मौजूद है। ब्रिजेश्वर, एक बड़ी खबर आ रही है हर्ष फायरिंग को लेकर। जो चचा थे जख्मी थे उनकी मौत हो गई है। जी मैं आपको आज मैं बताना चाहूँ ये जो 24 ये पीछे जो सोमवार को ये मामला हुआ था जिसमें हर्ष फायरिंग की गई थी और ये शादी समारोह में जो लड़की का भाई था उसके द्वारा हर्ष फायरिंग की गई थी। उसमें ये बताया जा रहा था कि जो लड़की के भाई ने जब गोली चलाई उसमें उसका पांव फिसल गया। उसके बाद उसकी पांव फिसलने के बाद जो है बंदूक के कुछ छर्रे जो थे गोली के वो उसके चाचा को लगे और जो वो घायल था उसको पहले देहरा से टांडा हॉस्पिटल भेजा गया था। वहां से पीजीआई रेफर किया गया था। लेकिन पीछे बीते दिनों जब हमने उनका हाल जाना तो वहां से खबर आ रही थी कि बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई ऐसी खबर नहीं है। लेकिन बीती रात को जो खबर आई है कि उनकी मौत हो गई है। और इस मामले पर जब हमने पुलिस से बात की, डीएसपी से देहरा जो अनिल कुमार है उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जो पुलिस दल है वो पीजीआई के लिए जो चंडीगढ़ रेफर किया गया है वहां पर वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी जानकारी दे पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में भी जिस तरह के जो माहौल जैसे फिल्मों में या गानों में दिखाया जाता है कि शादी समारोह में हर्ष फायरिंग होती है, ऐसा माहौल हिमाचल प्रदेश में भी शुरू हो गया। और युवा जो है जिसने गोली चलाई है उसकी उम्र भी अभी 18 साल है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चिंता का विषय है। जी बिल्कुल। अपने पिता की जो बंदूक थी, लाइसेंसी बंदूक थी, उससे इस लड़के ने जो है वो फायरिंग की थी। तो क्या लड़के के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है, क्योंकि चचा की तो मौत हो चुकी है? पुलिस का कहना यही है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही वो हमें जानकारी देंगे, मीडिया को जानकारी देंगे कि किन धाराओं पर वो ये कार्रवाई करेंगे। जी आजम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हिमाचल और पंजाब के बीच बिजली और पानी का विवाद बढ़ते हुए अब चंडीगढ़ शहर तक जा पहुंचा है। हिमाचल ने अब चंडीगढ़ पर दावा ठोक दिया है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का हवाला देते हुए हिमाचल ने चंडीगढ़ में अपनी हिस्सेदारी की मांग की है। 1966 के अधिनियम को पूरी तरह समझने और जानने के लिए सरकार ने कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अगुवाई में कैबिनेट की
सब कमेटी का गठन किया है, जिसमें मंत्री हर्षवर्धन चौहान और जगत नेगी भी शामिल है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राजपत्र में इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। कमेटी BBMB की परियोजनाओं समेत चंडीगढ़ में प्रदेश की हिस्सेदारी के दावों से संबंधित रिकॉर्ड जांचेगी। वहीं चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत चंडीगढ़ पर हिमाचल का हक है। चंडीगढ़ में हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी है। बिजली और पानी पर भी हमारा हक है। पंजाब पुनर्गठन के तहत हमारा 7.19% का हिस्सा है। उसमें माननीय चौधरी चंद्र कुमार जी जो हमारे मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्य समिति बनाई गई है, जो कि इससे जुड़े तमाम पहलुओं पे अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को देगी। और ये तो हमारा जायज़ हक है। 7.19% हम डे 1 से कह रहे हैं कि जो उस समय तय हुआ था वो हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। तो चंडीगढ़ के पे भी हमारा हक है और बिजली पे भी हमारा हक है, पानी पे भी हमारा हक है। तो वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो कमेटी 1-1.5 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। और ये बहुत कोई नई मांग नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। हमेशा से हम इसकी बात करते आए हैं और हकों की लड़ाई के लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी आए हैं। वही कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य ने चंडीगढ़ पर हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पंजाब और हरियाणा की तरह चंडीगढ़ को बनाने में हिमाचल का भी योगदान है। साथ ही कहा कि चंडीगढ़ में हिमाचल को अपना हक मिलना चाहिए। हिमाचल अपने हक के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश को अपना हक मिलना चाहिए चंडीगढ़ में, और हमारी भी बहुत सी जमीन भी उसमें गई है, हमारे स्टेक्स उसमें लगे हैं। चंडीगढ़ को बनाने में हिमाचल का भी उतना ही योगदान है जितना पंजाब का, और पंजाब से का जब विभाजन होकर हरियाणा बना तो हरियाणा का। तो निश्चित तौर से इसके लिए समय समय पर अलग अलग सरकारों ने हिमाचल प्रदेश में इस आवाज को उठाया है, और आदरणीय सुखू जी की नेतृत्व में एक सब कमेटी जो है वो चौधरी चंद्र कुमार जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, और हर्षवर्धन चौहान जी और जगत सिंह नेगी जी की सदस्यता में एक कमेटी का कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, जो इसके ऊपर बात रखेंगे। इसके ऊपर जो मुद्दे हैं उनको देखेंगे और किस तरीके से सरकार को उनको आने वाले समय में केंद्र सरकार से उठाना है, या अगर कोर्ट की कानूनी लड़ाई लड़नी है तो वहां पे इन मुद्दों को रखा जाएगा। बट डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि चंडीगढ़ में हिमाचल का जो हक है, जो राइट है, वो हिमाचल को मिलना चाहिए, और उसके लिए जो लड़ाई हमारी। ऊना में विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा अपनी धर्मपत्नी सुनीता के साथ मां के पावन पिंडी के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान मंदिर प्रशासन और पुजारी वर्ग की ओर से गोविंदा और उनकी पत्नी से विधिवत पूजा अर्चना कराई गई। वहीं उनके माता और चुनरी और चित्र भेंट स्वरूप दिया गया। इस दौरान गोविंदा ने जहां वट वृक्ष पर मौली बांधी, वहीं हवन कुंड में आहुतियां भी डाली। यहाँ से प्रार्थना करके गए थे, माता की कृपा हुई और जैसे ही पूर्ण तकलीफ दूर हुई हम तुरंत आए यहाँ पे। ऐसी पूजा प्रार्थना की गई थी हम लोग यहाँ से। धन्यवाद है माई का, आपकी का आशीर्वाद, आपकी कृपा है। वर्षानुवर्ष हम ऐसे ही है, और बच्चों के लिए और सबके लिए किसी प्रकार का कष्ट ना है। विश्वास देव संत दिन तालिका सैयद भद्रम वहीं बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा अपनी पत्नी के साथ मां ज्वाला जी की पवित्र ज्योति के दर्शनों के लिए भी पहुंचे। यहां मुख्य पुजारी और ट्रस्टी मंदिर न्यास ज्वालामुखी कपिल शर्मा ने मां ज्वाला की विधिवत
पूजा अर्चना करवाई। वहीं अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी पूरे भक्तिमय रंग में नजर आए। इन्होंने कहा कि मां का आशीर्वाद उन पर बना रहे। जो जो पानी दे रहे थे जो ज्योतियां ऊपर आ जाए। तो नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।